ओके स्टूडेंट्स, सो आज इस लेक्चर में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरम्स करेंगे हम। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तो हमने देखा था कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए समटाइम हमें बड़ा इजीली पता चल जाता है कि जो एन है या जो अपना एम होता है वो एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर नहीं कर रहा है। या समटाइम उसको चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे पता चले, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। तो फॉर दैट वी हैव ए थ्योरम। इस थ्योरम में हमने जस्ट वी नॉट नो नीड टू चेक वेदर m is depending upon epsilon only or depending upon x also. So we just have a theorem. So you just see the theorem and इस थ्योरम का एक नाम आपने जब ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा, तो यह कई बार हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज इसको हम बोलते हैं एम एन टेस्ट। इसको हम एम एन टेस्ट भी बोलते हैं। और इसका स्टेटमेंट अगर आप देखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है एफ को। लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। सो इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक। सो इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और साथ में हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंस विद मॉड, और इसका सुप्रीमम चेक करा हमने। सुप्रीमम कैसे? बिकॉज एक्स इज बिलोंग्स टू ई, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। अगर if we take x is equal to a, then we get a some value. For x is equal to v, we get another value. So for all the values of x belongs to e, we get a set of real numbers. And definitely that नंबर के बजाय उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, बट वो फंक्शन डेफिनेटली एन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर देखें इस क्वांटिटी में अगर हम एक्स की वैल्यूज यूज कर देंगे तो इसमें ओनली एन ही बचेगा। सो ये जो क्वांटिटी होगी उसका जो क्वांटिटी बचेगी उसमें दैट विल बी फंक्शन ऑफ एन ओनली। यहाँ पे एक एन का फंक्शन होगा, एक एन का फंक्शन होगा, तो वी गेट ए लिस्ट ऑफ ए फंक्शन दैट डिपेंडिंग अपॉन एन ओनली। उन सब में से हमने लीस्ट अपर बाउंड लेना है, या यू सिंपली यू कैन से कि हमने सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है उसमें से, उसको कैपिटल एम बोलना है हमने। सुप्रीमम ऑफ दैट वैल्यू इज कैपिटल एम एन। और दैट्स वाई इस थ्योरम का, कई बार हम इस थ्योरम को एम एन टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखो कितना इजी हो गया कि ये एम एन जो हमने फाइंड आउट करा जो एन के ही ऊपर डिपेंड करने वाला है, अगर वो जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एन एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये जो सीक्वेंस है जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही थी ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही होगी ऑन ई। एंड दिस इज ट्रू फॉर both way but mean if fn converge to f uniformly on e, then mn converges to 0,
and if n f mn sequence mn converts to 0, then sequence fn converts to f uniformly. Okay, so we go for the proof. और ये प्रूफ आपने हो सकता है कि ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, तो जस्ट ये रेपिटेशन है, नथिंग एल्स. तो यू जस्ट सी कि सबसे पहले मैंने गिवन ले लिया कि इट इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई, और वी हैव टू प्रूव कि सीक्वेंस कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है एम एन की वैल्यू आनी है, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 1/n या n स्क्वायर, तो डेफिनेटली इज ए सीक्वेंस बिकॉज इट डिपेंड अपॉन n. So like that, so we can say this sequence mn converts to 0 as n tend to infinity. तो हम कन्वर्जेंस की, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे. सो वी जस्ट राइट सिंस एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ, so for given epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that mod of fn x minus f of x less than epsilon for all n is greater than equal to m for all x belongs to E. Okay, so we assuming this m is depending upon epsilon, only on epsilon, not on x. Okay, so now अगर स्टूडेंट इस क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी इस क्वांटिटी बोलो या टर्म बोलो, ये जो मॉड है इस टर्म का, वो ऑलवेज एप्सिलॉन से कम रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. जो भी वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आप पुट करेंगे उस सभी के लिए ये वैल्यूज जो टर्म है वो एप्सिलॉन से कम रहने वाली है. तो इट मीन दैट कि इस टर्म का, इस फंक्शन बोल सकते हैं, इस फंक्शन का जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी एट एक्स, उस पे वो भी एप्सिलॉन से कम होगी, क्योंकि अब इसने बोला है कि इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई. इट मीन दैट इस में एक्स में एक ई में एक एक्स ऐसा भी होगा जिस एक्स के ऊपर ये वाला जो टर्म है मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और वो वैल्यू भी एप्सिलॉन से कम रहने वाली है. यस रोहित, इस ओके ना? समझ आ गई बात ये? यस सर. तो डेफिनेटली अगर ये एप्सिलॉन से कम रहने वाला है हर वैल्यूज के लिए, तो इसका जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स is less than epsilon for all n greater than equal to m, and this is nothing what it is capital M. So capital N is less than, इसकी जो वैल्यू है ये सारा का सारा क्या है, mn के बराबर है. सो इट मीन दैट mn is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So mn minus epsilon less than 0 हम लिख सकते हैं. सो इट मीन दैट mn converts to 0 as n tend to infinity. यस क्लियर है सभी को? मेरे को इसमें लगता नहीं कि कोई आपको मुश्किल आने वाला है. अब इसका हम कन्वर्स करते हैं. कन्वर्स में वी अज्यूम दैट कि सीक्वेंस एम एन जो है वो कन्वर्स कर रहा है 0 को एज n टेंड टू इन्फिनिटी. सो वी हैव टू प्रूव कि सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ इन ई. तो सेम डेफिनेशन हम लगाएंगे because sequence mn converts to 0. So for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to m. अब स्टूडेंट यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि ये जो m है ना, ये तो एप्सिलॉन के ऊपर ही डिपेंड करेगा. x तो है ही नहीं, तो डिपेंड कहाँ से करना है इसने? क्लियर? ये जो m है या ये तो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, करता ही है, तो हर बार करेगा ही करेगा. एक्स तो पिक्चर में ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस एम एन में एक्स तो होगा ही नहीं. तो इसका मतलब दिस एम इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली.
ओके, सो और एम एन आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो इट मीन्स दैट इसके ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम विदाउट मॉड भी लिख सकते हैं। अब एम एन की वैल्यूज यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो व्हाट वी गेट, एम एन इज नथिंग बट इट इज ए सुप्रीमम ऑफ mod of fn of x minus f of x mod x belongs to e less than epsilon for this। अब फिर वही लॉजिक स्टूडेंट, अगर ये जो क्वांटिटी है इसका सुप्रीमम एप्सिलॉन से कम है, तो ये इसकी हर वैल्यू, x की हर वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम रहने वाली है। ओके, सो अब खुद ही आप देखो, ये जो अपना m है ये ओनली किस पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे is depending upon epsilon only, is not depending upon x, and mod of fn of x minus f of x less than epsilon है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस fn converges uniformly to f in e। तो यही प्रूव करना था। तो आई होप क्लियर, आप सबको ये क्लियर होगी होगी चीज। नाउ स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया टेस्ट, एम एन टेस्ट हो गया फॉर सीक्वेंस पर्पस के लिए। अब हम इसको ऐसा कोई मैकेनिज्म निकालेंगे जो सीरीज के लिए भी रिजल्ट में बड़ा इजीली पता चल जाए कि वो सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। तो उसके लिए टेस्ट है, इसको बोलते हैं वेस्ट्रास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है। सपोज सीक्वेंस एफ एन is a sequence of functions defined on E, and suppose that mod of fn of x is less than equal to mn। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो उसका मोड जो वो लेस देन mn है, और ये mn डेफिनेटली स्टूडेंट x से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब माने जैसे इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास एन एक्स एन ले लेता हूँ, साथ में एक्स एन ओवर एन है या एन स्क्वेयर है, ये सीक्वेंस है एफ एन ऑफ एक्स। तो इसका मैं मॉड लूंगा, अगर अगर इसका मैं मॉड लूंगा तो इसका मॉड आएगा साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर। तो साइन का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहता है, तो इट मीन दैट 1 ओवर एन स्क्वेयर रहेगा इधर, बिकॉज साइन एन एक्स जो का जो मॉड होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। ये अपना एम एन बना। ये स्टूडेंट क्लियर होगी बात ये। यस सर। यस सर। एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारे पास जो मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एम आना चाहिए, और एम एन डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अब ये बोलता है कि ये जो सीरीज है समेशन ए एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ सीरीज एम एन कन्वर्जेस। तो यहाँ पे ये सीरीज, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट सीक्वेंस और सीरीज में इतना ही फर्क होता है कि अगर हमारी पास एफ एन ऑफ एक्स, एफ टू ऑफ एक्स, एफ थ्री ऑफ एक्स, ये अपनी सीक्वेंस है, और इन टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें या अल्टरनेटली ऐड करें प्लस वन से, तो फॉर इंस्टांस अगर ये हमने प्लस कर दी सारी टर्म्स तो ये सीरीज बन जाती है। दिस इज सीक्वेंस, दिस इज सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में
जस्ट एक ऑपरेशन का ही है, तो उसमें टर्म्स देखते हैं, इसमें सम ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो दिस इज सीरीज, दिस इज सीक्वेंस। तो एफ एन अपना सीक्वेंस था, तो समेशन एफ एन अपना सीरीज होगा। तो ये बोलता है कि जो सीरीज समेशन एफ एन है वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन ई, अगर जो सीरीज एम एन है वो सिंपल कन्वर्ज करेगा। अब सिंपल ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि एम एन तो एक्स तो है नहीं। तो नंबर में कभी वी कैन नॉट टॉक अबाउट कि इट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। नंबर्स में कभी बात नहीं होगी कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या कि नहीं कर रही है। वहां पे जब सिंपल कन्वर्जेंट का मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बिकॉज वहां पे एक्स होगा ही नहीं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की तो बात तब होगी जब सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ एन एंड एक्स। जब एक्स है ही नहीं एम एन में, तो वहां पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात हो ही नहीं सकती। तो जो सीरीज अपनी एम एन है वो कन्वर्ज करनी चाहिए। तो देखो कितना टेक्निकली कितना सही हो गया। वी जस्ट क्या करा हमने कि हमने जो अपना सीक्वेंस था उसको वो चेक कर लिया कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए वो जो अपनी सीरीज है समेशन एफ एन है वो किसी नंबर की सीरीज से छोटा रहना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि अपनी ये जो सीक्वेंस एफ एन है, एफ एन ऑफ एक्स है, ये डेफिनेटली लेस देन रहेगी सीक्वेंस ऑफ एम एन में। ठीक, क्योंकि एम एन यहाँ पे 1/n² और यहाँ पे लेस देन है ये। तो डेफिनेटली अगर ये कन्वर्ज कर जाएगी स्टूडेंट, तो ये डेफिनेटली कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि सीरीज होता है सम ऑफ टर्म्स। तो सम उसका तभी कन्वर्ज करेगा किसी नंबर को अगर वो किसी फिक्स वैल्यू से छोटा होगा तभी। अगर वो बाउंडेड ही नहीं हो कहीं पे, तो कन्वर्ज तो फिर प्लस इन्फिनिटी को ही करेगा वो, उसको डाइवर्स बोलते हैं हम। तो इसका जो सम है वो डेफिनेटली समेशन एम एन से छोटा होगा। तो डेफिनेटली वो सारा डिपेंड करता है कि एम एन का जो सम है वो किसी फिक्स नंबर को कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। अगर ये कन्वर्ज कर गया तो डेफिनेटली ये भी कन्वर्ज करेगा। यही ये वेस्ट्रास एम टेस्ट कन्वे कर रही है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हाँ, एक चीज और है कि कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है। ठीक, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका भी हम कोई एग्जांपल ढूंढेंगे, उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। तो सिंस समेशन एम एन कन्वर्जेस, और हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। क्लियर? अपनी सीरीज एफ एन कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। तो for series summation a mn converges, so for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of m plus 1 plus n plus 2 plus so and so mn plus p mod less than epsilon for all n is greater than equal to m and where p is greater than equal to 1। आई थिंक ये आपको पहली बार हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा ये कि हम छोटे क्लासेस में भी बीएससी में भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सीरीज का सीक्वेंस लेंगे n प्लस पी, सम ऑफ फर्स्ट एन पी टर्म्स माइनस एस एन करेंगे। ये एक्चुअली ये है इसके पीछे। ठीक, क्योंकि ये अगर कन्वर्ट करेगी तो इसकी जो एस एन होगा, एस एन इज नथिंग बट इट इज ए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जिसको nth पार्शियल सम बोलते हैं हम ये। और nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होगी वो कॉची सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई हमने। तो जब आप इसको फिल करेंगे इधर और माइनस करेंगे तो टर्म डेफिनेटली यही बचेगी, n प्लस 1 से लेके, क्योंकि पीछे की टर्म में सारी एस एन काट देगा, तो ये टर्म बचेगी। ठीक, और इसको बड़ा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट। आप खुद ही देखो स्टूडेंट्स कि ये कितनी टर्म्स होंगी।
यस एनीबडी, कोई बताएगा कितनी टर्म्स होंगी स्टूडेंट? यस प्रिया, कैन यू टेल मी कितनी टर्म्स होंगी ये? इतना बताओ, ये फनाइट होंगी या इनफनाइट होंगी? फानाइट हो सकती है। क्योंकि इसके पीछे जो सम था वो कैंसिल हो गया। ठीक। तो ये हो सकता है ये 1000 टर्म्स हो सकता है ये 100 टर्म्स हो सकता है ये। पर आप देखो, जितनी मर्जी टर्म्स हो, इन सब का जो सम है ना, वो एप्सिलॉन से छोटा है। और एप्सिलॉन को हम लिखते हैं कि हाउ एवर बी स्मॉल, जितना छोटा लेना उतना ले लो। तो आप बताओ, इतनी ज्यादा टर्म का सम 0.00001 से कम कैसे हो सकता है? कोई बताएगा मेरे को? यस रोहित, इतनी ज्यादा टर्म्स का सम 0.001 से कम कैसे हो सकता है? कब हो सकता है बताओ? यस एनीबडी एल्स? यस प्रिया, आप बताओ। यस जल्दी बोलो, फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। उस स्टूडेंट, ये तभी सम जीरो हो सकता है, इसका लेस देन 0.001 हो सकता है, अगर ये टर्में सारी की सारी जो हो वो जीरो के बराबर हो। जीरो नहीं होगा तो लगभग जीरो के बराबर होनी है, तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू हो ही नहीं सकता। गॉट माई पॉइंट? तो कोई सीरीज अगर कन्वर्ज करती है ना स्टूडेंट, तो उसका सम ऑफ टर्म जो है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर जाके रुकना है। तो वो सीरीज का सम तो तभी रुकेगा स्टूडेंट, जब एट आफ्टर एट सम पॉइंट टर्म्स का जो कंट्रीब्यूशन है सम में वो जीरो होगा, तभी होगा, अदरवाइज वो तो बढ़ती रहेगी। जैसे समेशन एन स्क्वेयर है, आपको लगता है कि समेशन एन स्क्वेयर कभी कन्वर्ज करेगी? कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, बिकॉज उसका सम तो वो बढ़ाती रहेगी। तो सीरीज कन्वर्ज करने का मतलब है कि सीरीज की टर्म्स का जो सम है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर स्टॉप होना है। और किसी पॉइंट के ऊपर स्टॉप होने का मतलब है कि उसकी हाई टर्म्स का जो सम है वो वो जीरो होने वाला है। तो ये इनका सम जो जीरो होगा, तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। सो आल्सो एक चीज और दी है हमें कि जो सीक्वेंस आपकी एफ एन ऑफ एक्स का जो मॉड है वो एम एन से छोटा है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें हम, तो व्हाट वी गेट? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मॉड ऑफ एफ एन, एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स प्लस एफ एन प्लस टू ऑफ एक्स प्लस सो एंड सो, एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी किससे कम है? एम प्लस वन से, ये क्वांटिटी इससे, और ये क्वांटिटी इससे, और इन सबको सम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव ही होगा। सो दिस होल इज लेस देन एप्सिलॉन। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो मैंने डेफिनेशन लगाई, इसमें ये जो एप्साइल एम था, ये एम इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली एप्साइलन, क्योंकि एक्स तो था ही नहीं इसमें। तो डेफिनेटली ये रिजल्ट जो होल्ड करा, ये जो रिजल्ट होल्ड करा फॉर ऑल एन, इज एम इज डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन ओनली, एंड फॉर ऑल ई के लिए भी होल्ड करा ये। तो एम जो था वो एक्स ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा था, एक्स के ऊपर नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई दिस समेशन ए एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ई। और यहाँ पे भी वही चीज स्टूडेंट, अगर लॉजिक देखें तो ये कितनी टर्म्स हैं सीरीज एफ एन ऑफ एक्स की? हो सकता है 1000 टर्म्स हो सकता है 2000 टर्म्स हो, लेकिन इन सब का सम भी किससे कम आ रहा है?
एप्सिलॉन से आ रहा है, 0.0001 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्म में भी कहीं ना कहीं क्या होंगी, जीरो के बराबर होगा इसका सम। तो इसका मतलब हायर, जब एन एम से बड़ा हो गया, उसके बाद टर्मों का जो सम था वो एक्चुअल सम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब। So that's why we can say कि series Fn is uniformly convergent in E. Yes स्टूडेंट, क्लियर होगी बात ये? यस। तो थोड़ा नया इसका आइडिया मिला आपको कि क्या मतलब होता है इसका? यस प्रिया, यू गॉट द आइडिया? सो नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू नोट कि एम एन जो होगा वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, तो अब हमने ये दो टेस्ट पढ़े हैं, एक एम टेस्ट पढ़ लिया और एक एम एन टेस्ट पढ़ लिया। तो एम टेस्ट आपका सीक्वेंस के लिए लगेगा, और जो अपना वेस्ट्रास एम टेस्ट है वो सीरीज के लिए यूज होगा। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन वी गेट क्लियर आइडिया। ये आपने बीएससी लेवल पे भी करी होती हैं, लेकिन चलो फिर भी एक रिवीजन टाइप हो जाएगा। तो ये अपने पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस एफ एन, where fn of x is x over 1 plus n x square converges uniformly on any closed interval I। ठीक, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे, तो इट्स सिंपली एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। तो यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे देख लो आप, एन को इन्फिनिटी को टेंड कराएं, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो यहाँ पे। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर एक्स को जीरो भी पुट कर देंगे तब भी ये क्या बचेगा, वन बचेगा, 1+0। तो इट मीन दैट इट इज फॉर एवरी वैल्यू के लिए ये वेल डिफाइंड है एक्स के लिए, और अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर गया तो वो डेफिनेटली इट विल बी जीरो। सो जीरो को कन्वर्ज करा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट मीन दैट एफ जो सीक्वेंस है अपनी वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। सो यहाँ पे लिख देना चाहिए, देयर इम्प्लाइज सीक्वेंस एफ एन converges point wise to 0 for all x belongs to I। क्लियर? अब हमने यहाँ पे लगाना है एम एन टेस्ट। तो हमने सबसे पहले एम एन फाइंड आउट करना है। तो एम एन के लिए हमें, एम एन होता क्या है, एम एन इज नथिंग बट इट इज, एम एन इज सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है सुप्रीमम। तो इस क्वांटिटी का पहले हमें सुप्रीमम निकालना पड़ना। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पे अपनी इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये जीरो है, तो दिस इज एक्स अपॉन 1+n एक्स स्क्वेयर। अब इस क्वांटिटी का हमें सुप्रीमम चाहिए, तो मतलब माने स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, इसका सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो इसको हम बाई मान लेते हैं और +2 का कंसेप्ट लगाते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट्स? तो सबसे बाई ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, dy/dx इज इक्वल टू 1-n x² ओवर 1+n x²y²। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना, आपके वैल्यूज ये आने वाली है। ठीक, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो फॉर मैक्सिमम एंड minimum values of y we have dy/dx is equal to 0।
तो स्टूडेंट जब इसको 0 पुट कर दिया हमने, तो आप खुद ही देखो, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। डिनोमिनेटर 0 होता तो अनडिफाइंड ही हो जाता है ये। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर कोई 0 होना चाहिए। 1 - n x² = 0। ओके, ये नहीं इसमें ये लॉजिक नहीं होता स्टूडेंट कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नो, दिस इज नॉट ए लॉजिक। लॉजिक ये है कि जब आपका a/b आपके पास 0 के बराबर आ रहा है, तो डेफिनेटली b तो 0 हो नहीं सकता। तो क्या 0 होगा फिर, a 0 होना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता। तो ये लॉजिक लगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली न्यूमिनेटर 0 होना चाहिए। 1 - n x²= 0। तो x की वैल्यू आ गई +/(-1/n²√10)। तो इट मीन दैट ये दो दो वैल्यूज आई स्टूडेंट हमारे पास, 1/√10 और -1/√10। तो इस पे ऊपर इसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है एक पे, या मिनिमम वैल्यू मिलनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का और दूसरा क्या तरीका होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें इन पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो सब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आपने खुद कर लेना है। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह की वैल्यूज, इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा सेकंड डेरिवेटिव का। और इसमें, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1/√10 पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, तो अपने पास -√10/2 आया, और वो नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो इट मीन दैट जो मर्जी n पुट कर लो, इसमें नेगेटिव रहने की, n तो पॉजिटिव होता है। सो इट मीन दैट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। याद आया स्टूडेंट, +2 में करते थे, याद आया सबको? यस प्रिया, काशु, रोहित, क्लियर है सबको? मेरी की आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो इसको आपने, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क रहेगा तो आपने करना है। तो therefore y is maximum at x is equal to 1/√n। अब माइनस पे चेक करने की जरूरत नहीं, जब एक पे हमें मैक्सिमम मिल गया फिर दैट्स ऑल। मैक्सिमम तो एक ही होता है, दो मैक्सिमम होंगे नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y में x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। तो y हमने क्या माना था, देखो स्टूडेंट्स, y हम ये मान के चले थे, दिस इज आवर y। तो y इज इक्वल टू x/1 + n x² विद मॉड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, मॉड लगा भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। वैल्यूज पुट करने के बाद ये बना है, तो इसके ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट दिस इज आर mn। देखो mn निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। सो mn इज सुप्रीमम ऑफ दिस, तो दैट इज y। तो हमें इसकी सबसे बड़ी वैल्यू पता है, वो इसका सुप्रीमम हो जाएगा। तो 1/2 n, और डेफिनेटली ये 0 को टेंड करेगा as n tend to infinity। So mn tend to 0 as this। So by mn test, by mn test, sequence fn is uniformly convergent on I। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको आइडिया लगा होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे एक आपके लिए मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, ये आपने करना है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें पहले, सबसे पहले आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करनी है, और यहाँ पे ये नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब इसका जो mn है वो 0 को कन्वर्ज नहीं करने वाला है। करके आएंगे इसको। ये स्टूडेंट्स नोट यस डाउन सर। कर लो इसको। Yes, sir. इसको करके आना है आपने। और यहाँ पे इंटरवल आपको ये दिया है, और अगर हम
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करें तो ये हम थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन एक्स वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन। ये आई थिंक प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस करी इस तरह की। तो इंटरवल में जीरो भी है वन भी है, तो जीरो और वन पे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो कर देगा, वन पे ये जीरो कर देगा। तो पहले हम एक्स तब करते हैं जब जीरो और वन के बीच में है। अगर एक्स जीरो और वन के बीच में होगी तो ये क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट, कोई वैल्यू बीच में पुट कर दे तो वन माइनस वन बाई टू पुट कर देते हैं जैसे, और वन ओवर टू ये, तो अपने पास क्या बना ये एन इंटू वन ओवर टू रेज टू पावर एन प्लस वन, और डेफिनेटली कहाँ जाएगा, जीरो को जाएगा। सो इट मीन दैट इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल जीरो टू वन, और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन, डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि एफ एन ऑफ एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये देखो एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तब भी ये जीरो बन जाएगा, और वन पुट करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स भी जीरो आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन। ठीक, उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वांटिटी ये लेके चल पड़ना है आपने, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास आएगी एन एक्स वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस जीरो। इसको आपने वाई मान लेना है, फिर आपने डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स आने हैं वो निकालने हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ये आप देख लेना कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो आना है वो वन अपॉन एन प्लस वन बनना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे आप, तो एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आना है। ठीक, और उसके बाद जो अपना एम एन आना है वो आएगा अपना वन